हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, सातंत एवं अवकलनीयता की जो प्रश्नावली 5.2 है उसे वन शॉट में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने कल इस वीडियो के लिए जो ज़रूरी इंट्रोडक्शन है वो दिया था और उसके सारे उदाहरण भी मैंने किए थे। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जाके देख लीजिएगा एक बार। तो फट से एक बार में हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना वो है अवकलनीयता के बारे में। ठीक है, अवकलज के बारे में। तो अवकलज आपको अच्छे से आना चाहिए, जो कि कक्षा 11 में अपने सीखा है, पढ़ा है चैप्टर नंबर 12 में सीमा और अवकलज में। ठीक है, उसको जरूर एक बार देख लेना। तो देखो बाबू, अवकलनीयता क्या होती है? अवकलनीयता क्या होती है? अगर आपके पास y बराबर करके एक एफ करके एक फलन है, जो कि एक वास्तविक फलन है, और ये जो फलन है इसका जो रेंज है वो ए से लेके बी तक है। इसका जो प्रांत है वो ए से लेकर बी तक है, और इस रेंज से, इस इंटरवल से मैंने एक पॉइंट निकाला है सी। ठीक है, एक पॉइंट निकाला है सी जो इस इंटरवल के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखो ये y बराबर एफ एक्स करके एक ग्राफ है अपना। ठीक है, और हमारी जो रेंज है x बराबर ए से यहां से लेकर x बराबर बी तक है। ठीक है, और सी इंटरवल में से कहीं पर भी एक पॉइंट है। तो हमें जांच करनी है क्या सी बिंदु पर यह जो फलन है वो अवकलनीय होगा या नहीं होगा। कक्षा 11 में आपने प्रथम सिद्धांत पढ़ा होगा, तो वही चीज यहाँ पे लगेगी। अवकलनीय कब होगा? देखो, अवकलनीय कब होगा, किस बिंदु पर हम चेक कर रहे हैं? सी बिंदु पर। तो यहाँ लिखेंगे एफ सी, और अवकल का मतलब होता है डी बट्टे डी एक्स। यहाँ पर इसका मतलब जान लीजिए, डी बट्टे डी एक्स। अवकलज क्यों होता है? अवकलज क्या होता है? समय के आधार पर या किस, देखो समय के आधार पर परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, हमारे शरीर के आकार में वृद्धि होती है। कभी हम मोटे होते हैं, कभी पतले होते हैं, है ना। कभी हमारी लंबाई बढ़ रही है। तो ये चीज परिवर्तन होता है, हर चीज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो अवकलज क्या है? एक परिवर्तन है। वो चीज समय के आधार पर भी हो सकती है, किसी चीज के आधार पर हो सकती है। ठीक है, तो अवकलज हमें करना होता है। देखो ये फंक्शन है, सी बिंदु पे हम चेक कर रहे हैं, तो एफ सी डी बट्टे डी एक्स, जिसे हम एफ डैश सी भी कहते हैं। यहाँ पर एक बार डैश है, डैश का मतलब होता है एक डैश का मतलब होता है एक बार अवकलज हुआ है। ठीक है, तो ये अवकलनीय है। कब होगा? जब लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन सी पे हम चेक कर रहे हैं, सी प्लस एच माइनस फंक्शन सी बट्टे एच। ये जो हम हल करेंगे और इसका मान क्या आ जाए? एक परिमित मान आए। क्या मान आए? एक परिमित मान आए। तब अगर इसका मान परिमित हो, ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो हम कह पाएंगे कि ये जो फलन है सी बिंदु पर अवकलनीय है। ठीक है, ये प्रथम सिद्धांत है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है, सूत्र याद कर लीजिएगा। अगर कोई फलन, ठीक है, सी बिंदु पे हमें चेक करना है कि अवकलनीय है या नहीं है, तो इस चीज़ को हम निकालना हमें पड़ेगा। और अगर उसका मान का अस्तित्व होता है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वो फलन उस सी बिंदु पर या जो भी बिंदु हमें दिया गया होगा उस बिंदु पर क्या होगा? अवकलनीय होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हमें चेक करना है, एग्जाम में अगर आता है, चेक कीजिएगा कि दिया गया फलन अवकलनीय है या नहीं है। चेक करने के लिए बोलेगा, तो वहां हमें चेक करने के लिए हमें देखना होता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर आते हैं और उन दोनों का मान परिमित होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, परिमित होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, और दोनों के दोनों जो राइट हैंड डेरिवेटिव है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो समान आते हैं, तो वो फलन उस बिंदु पे क्या हो जाता है? अवकलनीय हो जाता है। जैसे हमें सपोज करो चेक करना है सी बिंदु पर फलन का, हमारे पास x बराबर क्या है बाबू? c है। हमें सी बिंदु पर फलन का अवकलनीयता चेक करनी है कि ये है या नहीं है, होगा या नहीं होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0, सी पे चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन c प्लस एच माइनस फंक्शन c बट्टे में h। और अगर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, सूत्र वही रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ प्लस की जगह यहाँ लग जाएगा माइनस, और इस जगह लग जाएगा माइनस। बाकी सेम सूत्र है, लेफ्ट में माइनस आता है यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, ये इतना सा अंतर है। अगर ये मान और ये मान समान होते हैं
तो उस बिंदु पर फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। और एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न 5 नंबर में हर साल आता ही आता है। ठीक है, एग्जाम में एक प्रश्न आएगा, एक फलन दिया होगा और पूछेगा इस बिंदु पर सतत व अवकलनीय है या नहीं है। वो क्वेश्चन 5 या फिर 8 नंबर का पक्का पक्का एग्जाम में आता है, हर बार आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये कुछ सूत्र हैं। देखो सूत्र से पहले आपको बता दूं अवकलज के बारे में। आपको अवकलज करना आना चाहिए। आप अवकलज पहली बार नहीं सीख रहे हो, कक्षा 11 में आप ऑलरेडी सीख चुके हो। चैप्टर का नाम था सीमा एवं अवकलज, था कि नहीं था? अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो जहां से अवकलज स्टार्ट होती है कम से कम वो देख लो। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में 13 चैप्टर था, नई एनसीईआरटी में 12वां चैप्टर हो गया। मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप बोलोगे कमेंट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, तो अवकलज आपको आना चाहिए, वो बेसिक है। और अब धीरे धीरे आप एडवांस पे आओगे कक्षा 12 में। ठीक है, वहां से वो चीज़ देख लेना। अवकलज जानते हो, जैसे हमारे पास कोई फलन है y और हमें इसका अवकलज करना है, तो हम क्या लिखते हैं, डी वाई। जैसे x के सापेक्ष करना है तो x लिख देंगे। इसका मतलब क्या होता है बाबू, ये जो d के साथ बट्टे में जो भी होता है ना x, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। जिसके सापेक्ष हम करते हैं वो हो जाता है स्वतंत्र चर। वो क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है। और y, देखो जिसके सापेक्ष कर रहे हो वो तो स्वतंत्र चर हो गया, उसे छोड़कर बाकी सब क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं उसे छोड़कर। लेकिन y हमारा फलन है तो y कांस्टेंट नहीं है, y हमारा आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर। ठीक है, कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आपने कहा अभी कि x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो x को छोड़कर सारे कांस्टेंट है, तो y का अवकलज 0 क्यों नहीं होता? क्योंकि y आश्रित चर है, फलन है, उसी पे सारा कुछ निर्भर है, तो वो कैसे कांस्टेंट हो सकता है? उसे आप कैसे 0 बना सकते हो, है ना? तो y हमारा आश्रित चर है। जो भी फलन होता है जिसका हम अवकलज कर रहे हैं वो फलन को हम आश्रित चर मान लेते हैं, और वो कभी 0 नहीं होता, उसका अवकलज 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्चुअली अवकलज क्या होता है, समय के आधार पर जो हम परिवर्तन देख रहे होते हैं और जो चीज़ हम निकालते हैं वो अवकलज है। ठीक है, अवकलज के कुछ सूत्र हैं। जैसे आपके पास एक फलन u है, एक फलन v है, और आपको अवकलज करना है d/dx, तो क्या होगा, अवकलज u के साथ भी आ जाएगा, चाहे प्लस में है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और अवकलज v के साथ भी आ जाएगा, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर और एक यहाँ लिख देता हूँ, और एक d/dx, एक वीडियो मैंने 1.5 घंटे की बना रखी है, एकदम मक्खन की तरीके से समझा रखा है। जिस बच्चों को अवकलज नहीं आता है, 1.5 घंटे की वीडियो है। ठीक है, उस वीडियो मैंने आराम से बता रखा है पेन पेपर में वो वीडियो, कि अवकलज कैसे करते हैं। उस वीडियो को तो कम से कम देख ही लेना। ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखो, अगर कांस्टेंट है और मेरा कोई फंक्शन है उसका अवकलज करना है, तो आप सूत्र तो पता ही है कि सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, तो यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अवकलज किसका होगा, अवकलज होगा फंक्शन x का, ध्यान रखिएगा। एक सूत्र और है, अगर अवकलज करना है अंश बट्टे हर के रूप में है, तो सूत्र क्या होता है, हर वैसे का वैसा गुणे अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणे हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको आता ही होगा। और अगर दो फलन की गुणा हो रही है फर्स्ट इंटू सेकंड, तो पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। ठीक है, इसे भी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसे तो याद करना ही है। जितने भी चैप्टर आपको मिलेंगे 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां तक, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो सब चाहिए होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान है। 2 चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखनी है कि आपको सूत्र याद होने चाहिए और तरीका पता होना चाहिए, मेथड। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र आज के आज याद करना है, कल पे मत छोड़ना, वो कल कभी नहीं आएगा। ठीक है, वो कल कभी नहीं आएगा। जैसे ये कुछ सूत्र हैं, मैंने कल के वीडियो में सारे सूत्र बता दिए थे, इसीलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। जैसे d/dx, ठीक है, मुझे sin x का अवकलज करना है, तो sin x का अवकलज क्या होता है, फॉर्मूला है ये तो बाबू, cos x होता है। फिर d/dx, ठीक है, cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, जो भी c से स्टार्ट होगा उसके अवकलज में माइनस जरूर आएगा। ठीक है, sin cos हो गया, फिर आ जाओ tan d/dx। ठीक है,
10x का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स। ये सूत्र आपको याद होंगे, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा है। उसके बाद डी बट्टे डी एक्स, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स ही होता है। उसके बाद डी बट्टे डी एक्स, कॉन्स्टेंट का अवकलज सिर्फ अगर कांस्टेंट हो तो 0 होता है। अच्छा और भी लिख दूँ सूत्र, डी बट्टे डी एक्स, अगर ए की पावर एक्स है तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है, फिर लॉग ए लगता है, ठीक है। और जो भी पावर में होता है, जो भी पावर में एक्स है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। उसके बाद डी बट्टे डी एक्स, लॉग एक्स का जो अवकलज होता है वो 1/x होता है। ये सारे सूत्र आपको पहले से पता होंगे, ठीक है। कल के वीडियो में मैंने बता दिया था, ये तो कुछ ही सूत्र मैंने लिखे हैं, कल के वीडियो में ना हो तो कम से कम 15 सूत्र ऐसे लिखवा दिए गए, जाके देख लेना। नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चों को सूत्र याद है उसके लिए ये बहुत आसान चैप्टर है, याद नहीं है तो बहुत टफ है। और हाथों हाथ आज के याद करना है, क्योंकि सूत्र बढ़ते रहेंगे। सोचो कि कल याद करूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा, ठीक है। प्लीज़ सूत्र याद कर लेना ज़रूर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक प्रमेय है, ये प्रमेय बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है, प्रूफ करने के लिए, वो भी 5 या फिर 8 नंबर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल के वीडियो में मैंने इसका प्रूफ भी बताया, ठीक है, कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वो उस बिंदु पर सतत भी ज़रूर होगा। कहने का मतलब है अगर कोई फलन अवकलनीय होता है तो वो सतत भी ज़रूर होगा, लेकिन अगर कोई फलन सतत है तो वो अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका प्रूफ एग्जाम में आता है 5 या फिर 8 नंबर में, ठीक है। यूपी बोर्ड में तो पक्का आएगा ही आएगा, बाकी बोर्ड में भी कभी कभार पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल इसका प्रूफ भी कराया था वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो आज हम पढ़ने वाले हैं, संयुक्त फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। संयुक्त फलन क्या होता है ये भी कल के वीडियो में मैंने बता दिया था, बट आप दोबारा से बता देता हूँ। संयुक्त फलन क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा फलनों का जो मिलाकर जो फलन बनता है उसे हम संयुक्त फलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने एक उदाहरण दिया था, अगर मैं y बराबर यहाँ लिख दूँ साइन, और एंगल में मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो ये 2 फलन के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। देखो एक फलन मान लो आप f, ठीक है, एफ एक्स आपके पास हो गया साइन एक्स, और एक फलन मान लो जी एक्स जो कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप f ऑपरेशन g निकालोगे, f ऑपरेशन g निकालोगे, इसको ऐसे लिखते हैं, जी एक्स क्या अपना एक्स स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, f फंक्शन में x की जगह पे क्या रख देना है, एक्स स्क्वायर रख देना है, x की जगह पे क्या रख देना है, एक्स स्क्वायर रख देना है। तो साइन x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर। तो ये 2 फलन के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, संयुक्त फलन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बार मैंने फट से दोबारा आपको समझा दिया है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया सूत्र याद जरूर कर लेना, सूत्र याद जरूर कर लेना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मेन चीज़ है इसमें सूत्र, प्लीज़। कक्षा 11 में भी वही सूत्र था, अब 12 में भी वही लगेगा, प्लीज़ याद कर लेना। आज के आज मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सूत्र याद कर लोगे। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे, उदाहरण वगैरह मैंने सब करा दिए थे कल, उस वीडियो को भी जाके देख लेना जरूर। चलिए अब स्टार्ट कर दें प्रश्नावली को। तो प्रश्नावली 5.2 कक्षा 12 गणित पे आ जाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, प्रश्न 1 से लेके 8 में x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष बोला तो x को छोड़ के बाकी सभी क्या होंगी, कांस्टेंट होगी। निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, अवकलज कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। इस फलन को मैं y नाम देता हूँ, माना y बराबर अपने पास है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। क्या बोला है, x के सापेक्ष अवकलज करो, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो y को हम क्या लिखते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स, वाई का अवकलज हम क्या लिखते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स। डिटेल में करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो, इधर भी ले लेंगे डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। कल मैंने आपको बताया था कि अवकलज हम कैसे करते हैं, सीढ़ी के हिसाब से चलते हैं, सीढ़ी के हिसाब से चलना है। पहले अवकलज होगा साइन का, उसके बाद अवकलज होगा इसके अंदर के एंगल का, कोण का, ठीक है।
दो फलन है तो पहले इसका फिर इसका 3 होगा, तो 3 का भी करेंगे। 4 वाले भी मैंने कल बता रखे, तो एक एक करके चलना होता है। ठीक, आपको तो सूत्र पता ही होगा कि डी बट्टे डी एक्स, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है मेरे दोस्त, कॉश एक्स होता है। ठीक है, तो एक्स की जगह पे क्या बैठा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बैठा है। करो अवकलज, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉश एक्स। एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन का हो गया, इसका अवकलज हो गया। अब किसका अवकलज होगा, अंदर वाले का। तो अवकलज बोले तो डी बट्टे डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब अवकलज इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी हो ही चुका है, कॉश एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ आ जाएगा डी बट्टे डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी बट्टे डी एक्स 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, यहाँ पे एक सूत्र लगेगा। इधर कौन सा सूत्र बन रहा है, डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला सूत्र क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। और यहाँ क्या सूत्र बन रहा है इधर वाले में, डी बट्टे डी एक्स कॉन्स्टेंट, सिर्फ कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। सारा खेल सूत्र का है, तो करते हैं। ये तो ऑलरेडी हो ही चुका है, इसको ऐसे का वैसा लिख देना है। देखो 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, एन एक्स एन माइनस 1, सिर्फ कॉन्स्टेंट का अवकलज 0। तो 2 में से कम करोगे एक ही बचेगा, तो ये आ जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या है, कॉश एक्स स्क्वायर प्लस 5 आंसर। ठीक है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मुझे इतना टाइम लग रहा है, और आपको भी इतना ही टाइम लगेगा सीखने में। लेकिन जब आप सीख जाओगे, सारे सूत्र याद होंगे, तो ये जो अवकलज है आप 2 से 3 सेकंड के अंदर उत्तर फट से लिख दोगे। 2 से 3 सेकंड, 30 सेकंड में नहीं बोल रहा हूँ, 2 से 3 सेकंड के अंदर आप लिख दोगे, इतना जल्दी हो जाएगा। जब आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे, सारे तरीके आपको पता लग जाएंगे, फटाफट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली आता है। जब हम भी कक्षा 12 में थे, जब हम सीख रहे थे, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि नई चीज़ है। जब हम यूज टू हो गए, जब हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया, जब हमें सारी चीज़ आ गई, तो भाई ये सेकंड्स में होने लगे। ये आपके साथ भी होगा। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना आपका बढ़िया होता जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका आराम से। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न में। ठीक है, मिटा दो इसको, चलिए दूसरे वाले में आ जाओ। नंबर 2, माना y बराबर अपने पास है cos sin x। ठीक है, तो हमें क्या करना है बाबू, x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज, अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर कर देते हैं। y का अवकलज क्या होगा, dy बट्टे dx, और इधर भी हम ले लेंगे डी बट्टे dx। फंक्शन हमारे पास क्या है, cos sin x। ठीक, तो आप तो जानते ही हैं cos का अवकलज क्या होता है, cos x का अवकलज होता है माइनस के sin x। पहले किसका होगा, इसका अवकलज होगा, cos का होगा, फिर इसका होगा ना। तो cos x की जगह पे क्या बैठा है, sin x बैठा है। ठीक है, x की जगह पे क्या बैठा है, sin x। cos x का अवकलज होता है माइनस के sin x, और x की जगह पे क्या है अपना sin x है। इसका हो गया। अब अवकलज किसका होगा, अंदर जो बैठा है, तो ये होगा डी बट्टे डी एक्स sin x, अंदर वाले का अवकलज। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि sin x का अवकलज क्या होता है, cos x। sin x का अवकलज क्या होता है, cos x। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के sin, ये तो ऑलरेडी हो ही चुका है। sin x का अवकलज क्या होता है, cos x। आंसर इतना आसान है, हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आते हैं अपने तीसरे वाले प्रश्न पर। माना फंक्शन का नाम मैंने y मान लिया,
वाई अपने पास है साइन ए एक्स प्लस बी, ये अपना फंक्शन है। तो यहाँ मैं लिखूंगा एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर करते हैं। तो वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, डी बट्टे डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो पहले अवकलज किसका होगा बाबू, पहले होगा साइन का, एंगल में ये चीज़ है, ठीक है। साइन का अवकलज क्या होता है, साइन थीटा का अवकलज कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पे क्या है, ये है ए एक्स प्लस बी, ठीक। साइन का हो गया अवकलज, साइन थीटा का अवकलज कॉस थीटा। अब इसका अवकलज होगा, है ना, तो डी बट्टे डी एक्स ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये तो हो ही चुका, अवकलज अब इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। तो जो हो चुका वो लिख देंगे कॉस ए एक्स प्लस बी, अवकलज आ जाएगा ए एक्स के साथ भी, अवकलज आ जाएगा बी के साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक। फिर देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये तो हो ही चुका। ए कांस्टेंट है, एक्स मेरा फलन है क्योंकि एक्स के सापेक्ष ही मैं कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट और फलन साथ में होने पर कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ए बाहर आ जाएगा, और डी बट्टे डी एक्स एक्स, देखो एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ मैं अवकलज, तो बी मेरा क्या होगा, एक्स का छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है बाबू, जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पर दो फॉर्मूला लगेंगे, एक तो यहाँ लगेगा कि डी बट्टे डी एक्स, एक्स का जो अवकलज होता है वो एक होता है, और डी बट्टे डी एक्स कॉन्स्टेंट का अवकलज क्या होता है, जीरो होता है। लिखो यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का अवकलज एक और ये जीरो, तो एक कम ए आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और यहाँ लग गया ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो ना, आप एक बार दोबारा जरूर देखें। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न में, चौथे पांचवें छठे में, सारे ही प्रश्न शानदार जानदार हैं। चौथे प्रश्न में आ जाओ। माना y बराबर अपने पास है सेक 10 रूट एक्स, ये यहाँ पर मेरे तीन फलन है, हम देख पा रहे हैं तीन है, एक दो तीन, तो पहले सेक का होगा अवकलज, फिर 10 का होगा, फिर रूट एक्स का होगा, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे हम। तो यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर करो। तो सूत्र याद होना चाहिए, यहाँ हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, डी बट्टे डी एक्स शेक, अंदर है आपका 10 रूट एक्स, ठीक। तो सबसे पहले किसका अवकलज होगा, सेक का, ठीक। आपको सूत्र याद होगा कि डी बट्टे डी एक्स, शेक एक्स का अवकलज क्या होता है, शेक एक्स इंटू 10x, ये सूत्र होता है। तो शेक के लिए x की जगह पे क्या है, ये पूरा है x है, ये पूरा एंगल है उसका, तो शेक एक्स इंटू 10x होता है सूत्र, शेक एक्स, x की जगह ये पूरा है, ये पूरा है x की जगह पर, शेक एक्स इंटू 10x, x की जगह पर क्या है 10 रूट एक्स, शेक एक्स इंटू 10x, शेक का हो गया अवकलज। अब किसका होगा, इस अंदर वाले का होगा, अंदर में क्या बैठा है 10 रूट एक्स,
ठीक है, ये लगा दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका अवकलज होगा ना, तो आपको पता होगा डी बट्टे डी एक्स, टेन एक्स का जो अवकलज होता है वो होता है शेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सूत्र में रखो, ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, इसको एज इट इज़ वैसा के वैसा रख दो, वैसा के वैसा देख देख के लिख दो। ठीक है, इसका अवकलज होना है, टेन एक्स का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, तो यही गुणे में आ जाएगा शेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या है, रूट एक्स। टेन का हो गया, अब अवकलज किसका होगा, इस वाले का होगा, डी बट्टे डी एक्स। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, घात में आधा, घात में आधा। अब इसका अवकलज हो जाएगा बस, तो यहाँ आ जाएगा, जो हो गया उसको भी लिख दो, टेन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का प्लस शेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसका प्लस करना है एक्स की पावर एन के रूप में, तो सामने क्या आ जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, ये सूत्र लगा दिया हमने, तो क्या आ जाएगा, सेक टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स गुणे में है शेक स्क्वायर रूट एक्स, और एक्स एक्स की पावर एक बट्टा दो में से एक घटाओगे, माइनस एक बट्टा दो बचेगा, टोटल के बट्टे में दो है। ठीक है, एक बट्टे दो का मतलब होता है अंडर रूट, माइनस का नीचे के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सेक टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स, फिर यहाँ पर है शेक स्क्वायर रूट एक्स, ये माइनस का है नीचे के प्लस का हो जाएगा, एक्स की घात में एक बट्टा दो, एक बट्टे दो का मतलब होता है रूट, और बट्टे में ऑलरेडी दो है, ये आ जाएगा आंसर। आप एनसीईआरटी से मिला सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न में, पांचवें में आ जाओ। ठीक है, पांचवा दिख ही रहा होगा आपको, भैया ये अंश बट्टे हर के रूप में है, माना वाई आपका क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी बट्टे में कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक, तो यहां लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने, करो अवकलज। तो ये अंश है, ये हर डायरेक्ट सूत्र में लगा देते हैं ना, जगह भी कम पड़ रही है, तो यहाँ अपना हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, हर वैसे का वैसा कॉस सी एक्स प्लस डी गुणा हर इंटू अंश का प्लस, अंश क्या है मेरे पास, साइन ए एक्स प्लस बी, हर इंटू अंश का प्लस माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज। ठीक है, हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर, बट्टे में हर का स्क्वायर, सूत्र में रख दिया हमने, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना अंश बट्टे हर का सूत्र, वो सूत्र मैंने यहाँ लगा दिया। क्लियर, सूत्र याद है ना आपको, मैं लिख दूं क्या सूत्र, यार सूत्र याद होना चाहिए आपको, डी बट्टे डी एक्स अंश बट्टा हर क्या होता है, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर, ये सूत्र हमने यहाँ लगाया है। ठीक, अब देखो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने आपको हल करना सिखाया है, सिर्फ ये आया था ना, तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये वैसे का वैसा है साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो मैं यही अवकलज कर दूंगा, अलग नहीं करूंगा, माइनस के साइन थीटा की जगह पे क्या अपना सी एक्स प्लस डी है।
सी एक्स प्लस डी है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस का हो गया, अब अंदर वाले का अवकलज होता है, अरे यार इधर नजर चली गई, इधर है ना, सॉरी सॉरी, नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। ये ऐसे का वैसे लिखना था, मैं नीचे वाला लिखने लग गया था, सॉरी। ये लिखना है ना पहले अपने को, कॉस सी एक्स प्लस डी। देखो साइन थीटा का प्लस क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब साइन का हो गया प्लस, ए एक्स प्लस बी का होगा। देखो ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है ना, ट्रिक देखो, जब भी रैखिक समीकरण हो आपको पता है, अब इसका अवकलज करना है मैंने, ठीक है। ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। एक्स का अवकलज क्या होता है, एक होता है। ये ऐसा करोगे एग्जाम में तो नंबर नहीं कटेंगे, सोचो पूरा डिटेल में देखना, नंबर कटेंगे नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा। ए कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स का अवकलज एक होता है, प्लस सिर्फ बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ऐसे कर दिया, उसके बाद अपना माइनस लगा पड़ा है, यहाँ क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी लिख दो, साइन ए एक्स प्लस बी वैसे का वैसा। कॉस थीटा का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा, थीटा की जगह पर है सी एक्स प्लस डी। इसका हो गया, अब किसका प्लस होना है, सी एक्स प्लस डी का होना है, इसका हो रहा है ना सी एक्स प्लस डी का। तो देखो सी एक्स गुणे में सी कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स का प्लस एक, प्लस डी कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का प्लस क्या होता है, जीरो होता है। हो गया प्लस, बट्टे में आ जाओ, इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। हो गया। थोड़ा सा भी डाउट लगे एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखना। अब देखो ढंग से लिख देंगे, ये हो जाएगा ए कॉस कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। कई बच्चे सोचेंगे भैया इसका गुणा कर दो ना, कॉस 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 स्क्वायर होगा, नहीं, क्योंकि एंगल अलग अलग है तो गुणा नहीं हो सकती। फिर देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से सी बचेगा, सी एक कम सी, साइन ए एक्स प्लस बी गुणे में साइन सी एक्स प्लस डी, बट्टे में क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आंसर देख लो, अगर आपको लगता है कि सर ने गलत किया है तो एनसीईआरटी से मिला के देख लो, आंसर यही है। प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये भाग वाला था, ये गुणा वाला नियम है, शानदार क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ना बहुत शानदार किताब है, बहुत ही शानदार किताब है। हर एक प्रश्न को सोच समझ के बनाया गया, डिजाइन किया गया, रिसर्च करके ये बुक बनाई गई है, ताकि एक कमजोर से कमजोर बच्चा और एक टॉपर से टॉपर बच्चा हर किसी के लिए अच्छी किताब बना पाए। तो रिसर्च करके बनाया गया, बेस्ट बुक है बोर्ड एग्जाम के लिए। कॉस एक्स की पावर 3 ये एंगल में है, ठीक है, और फिर गुणा में साइन स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे लिखेंगे, साइन एक्स की पावर 5 ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगाओगे और ये वाला एंगल में, तो यहाँ पर बहुत बड़ा चीज छुपा हुआ है। तो दो फलन की गुणा हो रही है, इसको फर्स्ट फलन मान लो, इसको सेकंड फलन मान लो। अवकलज में आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हो फलन, लेकिन समाकलन में आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड नहीं मान सकते, उसके लिए प्रॉपर नियम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज, अवकलज करने, करो अवकलज। देखो नियम लगा देते हैं, पाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड। नियम क्या कहता है, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, गुणा दूसरे का अवकलज, शानदार क्वेश्चन है, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज। पहला वाला क्या अपना कोश एक्स की, सूत्र में रख दिया हमने, अब अवकलज कीजिए।
ये अपना है कॉश एक्स क्यूब, वैसे का वैसा। जब भी पावर में हो तो पहले पावर सॉल्व होती है, जब भी पावर हो पावर सॉल्व होती है पहले। आपको पता है पावर जो भी पावर में होगी ना वो इस रूप में आती है, और इसका सूत्र क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है। तो इसमें क्या होगी, पावर सॉल्व होगी पहले, टू सामने आ जाएगा, टू सामने आ जाएगा, और फिर जो भी अंदर है एन एक्स एन माइनस वन, ये सूत्र लगा दिया। अब जो भी अंदर है उसका क्या हो जाएगा अवकलज, पहले पावर सॉल्व होगी और फिर अंदर वाले का अवकलज होगा, डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स की पावर 5। ये हो गया। अब आगे बढ़ो, यहाँ ये तो नॉर्मल वैसे का वैसे ही रखना है उसको, तो साइन पावर है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये हो गया। अब इसका अवकलज करना है, पहले किसका अवकलज होगा, कॉस का। कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा की जगह पर है एक्स क्यूब, ठीक है, कॉस का हो गया। अब किसका अवकलज होगा, अंदर वाले एक्स क्यूब का, डी बट्टे डी एक्स एक्स क्यूब। थोड़ा सा भी डाउट लगे आराम से पहले वीडियो को पॉज करो, समझो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, जब तक एक लाइन समझ में ना आए तब तक वीडियो में आगे नहीं बढ़ना है, सीधी सी बात। अब इसको हल करते हैं। इधर अपना है कॉश एक्स क्यूब गुणे में है 2, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा साइन एक्स की पावर 5 घात में 1। साइन थीटा का प्लस क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर एक्स की पावर 5, साइन का हो गया। अब किसका प्लस होगा, एक्स की पावर 5 का, डी बट्टे डी एक्स एक्स की पावर 5। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इधर अपना है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, जब प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर मुझे माइनस करना चाहिए था, प्लस गुणा माइनस माइनस, और यहाँ अपना है साइन एक्स की पावर 3। इसमें सूत्र लग जाएगा एक्स की पावर एन वाला, 3 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। यहाँ देखो, देखो जगह कम आ रही है ना, कोई बात, घात में एक लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, x5। अब इसमें सूत्र लगेगा 5 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, ये वाला सूत्र लग गया, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक, और ये तो ऑलरेडी हो ही चुका, 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x5 साइन एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 और ये 2 10 है, तो ये हो जाएगा कॉश एक्स की पावर 3 गुणा 10, गुणा में चीज़ों को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 4। ठीक है, माइनस ये चीज़ पूरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं लिख देता। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, शानदार क्वेश्चन। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 पे आ जाओ। 7 8 शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 पे आ जाते हैं। माना y अपने पास, इसको ढंग से लिखना है, 2 कांस्टेंट है, ठीक। कॉट है, एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। ये प्रॉपर तरीके से हमने लिख लिया। अब हम करेंगे इसका अवकलज, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो यहाँ हो जाएगा बाबू डी वाई बट्टे डी एक्स। देखो ये कांस्टेंट है और ये फलन है, कांस्टेंट और फलन साथ में रहने पर कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है डी बट्टे डी एक्स, इसका अवकलज होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि पहले क्या हल होती है अवकलज में, पावर सॉल्व होती है। क्या सॉल्व होती है, पावर। 1/2 सामने आ जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, पावर सॉल्व हो गई,
और फिर पावर सॉल्व होने के बाद जो भी अंदर रहता है उस मटेरियल का क्या होता है अवकलज, अंदर वाले मटेरियल का क्या हो जाएगा अवकलज, डी बट्टे डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। पहले पावर सॉल्व होगी और फिर अंदर वाले मटेरियल का क्या होगा अवकलज। तो देखो 2 से 2 ये क्या होगा कटा, तो यहाँ आ गया कॉट एक्स स्क्वायर, 1/2 में से 1 कम करोगे माइनस के आधा बचेगा। कॉट एक्स का अवकलज क्या होता है आपको सूत्र पता होगा, डी बट्टे डी एक्स, सी से स्टार्ट हो रहा है माइनस जरूर लगेगा। कॉट एक्स का अवकलज होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। कॉट का हो गया, अब क्या होगा अंदर वाले का अवकलज होगा डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक। तो देखो मेरे भाई ये नेगेटिव है, सामने कोसेक स्क्वायर ये चीज, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होता है 2x, एक्स की पावर n वाला शुद्ध लग जाएगा ना, 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, और ये जो नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव होगा, घात में 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। अब गलत हो गया, कोई भी डाउट आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में 8वें नंबर पर। माना वाई फंक्शन को मैंने वाई में नाम दे दिया है, क्या ये तो बड़ा आसान है, कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कई बार 1-1 नंबर में, तो लिख देंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। हाँ कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं इसको DWR2x, इसका मतलब क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी लिख सकते हो और ये लाइन भी लिख सकते हो जो आपको सही लगे। y का अवकलज क्या हो जाएगा dy बट्टे dx, प्रॉपर लिख लेते हैं पहले, d बट्टे dx cos x, क्या है ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में, ठीक है। तो cos थीटा का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन थीटा, पहले इसका अवकलज होगा, सूत्र होता है माइनस के साइन थीटा, थीटा की जगह पे अंडर रूट एक्स हो गया। cos का होने के बाद अब किसका होगा अंदर अंडर रूट एक्स का, तो यहाँ हो जाएगा d बट्टे डी एक्स अंडर रूट एक्स, अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, ठीक है। ये चीज तो हो चुकी, अब यहाँ सूत्र लग जाएगा x की पावर n वाला, इसका सूत्र होता है n x n-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन रूट एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1/2 में से 1 घटाएंगे माइनस के 1/2, और यहाँ पर है बट्टे में 2, ये माइनस का नीचे आके क्या होगा प्लस, और घात में 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन रूट एक्स बट्टे में 2 है, ये चीज नेगेटिव की इधर रखे पॉजिटिव होगी, एक्स की घात 1/2, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ये आ जाएगा आंसर। बहुत आसान था, आराम से बन गया, कोई भी अगर डाउट हो या दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसको बार बार पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है x अगर r से आ रहा है और x का मान 1 पर ही अवकलित नहीं है, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे एग्जाम में दिया है, फलन अपने पास क्या मॉडुलस के अंदर x-1 और हमें x बराबर 1 पर चेक करना है, अवकलनीय है या नहीं है, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है या नहीं है, बराबर होगा तो अवकलनीय होगा और बराबर नहीं होगा तो अवकलनीय नहीं होगा। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि अवकलित
नहीं है, यानी कि LHD और RH बराबर नहीं आएंगे। चलिए सबसे पहले निकालते हैं RH, राइट हैंड डेरिवेटिव। सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, 1 पे चेक कर रहे हैं, फंक्शन 1 प्लस h, r है तो प्लस लगेगा, फिर फंक्शन 1 अपॉन में क्या है h। चलिए हल करते हैं, जहां जहां x दिख रहा है आपको वहां क्या रखना है, 1 प्लस h रखना है। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे रख दीजिए 1 प्लस h, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का 1 है, रख दो। फिर x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, 1 माइनस 1, बट्टे में क्या है h, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, ये हो गया 0। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से h बचेगा, h का मॉडुलस h होता है, यहाँ 0 बट्टे में h। लिमिट h टेंस टू 0, देखो h बट्टा h, h कम h, यहाँ सिर्फ 1 बचा, h है ही नहीं जहाँ पे मैं 0 रखूँ, तो यहाँ सिर्फ 1 आया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा 1 आया। ठीक, अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 1 पे निकालना है तो 1 माइनस h, फंक्शन 1 बट्टे में माइनस का h, क्या लगेगा बाबू, माइनस का h लगेगा। रखते हैं सूत्र में, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस h रखना है, 1 माइनस h, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, रख दिया। फिर क्या रखना है, x की जगह पर 1 रख देना है, 1 माइनस 1 मॉडुलस, बट्टे में क्या माइनस का h है, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, तो देखो आप यहाँ पर माइनस h बचा, मॉडुलस है, मॉडुलस के बाहर आके वो चीज प्लस की हो जाती है, तो ये प्लस का h हो जाएगा, 0 बट्टे माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, h बट्टे माइनस h, h 1 कम h माइनस है, तो ये माइनस का 1 बचा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, क्या ये बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, अतः x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। x बराबर 1 पर यह अवकलनीय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। मैंने बड़े बड़े टीचर्स को देखा है, यूट्यूबर्स, टीचर्स तो नहीं, टीचर्स की तो मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको सारा कुछ पता है। आजकल क्या है ना, यूट्यूबर आ रखे हैं मार्केट में बहुत सारे, उनको आता जाता कुछ है नहीं, क्वेश्चन रट के आएंगे और बढ़ा देंगे, जो क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा उससे स्किप कर देंगे और छोड़ देंगे। हाँ, ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कक्षा 10 में फेल हैं, कक्षा 11-12 में उन्होंने गणित नहीं ले रखी है, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 10th लेवल का तो भाई कोई भी पढ़ा लेता है, और बच्चे सोचते हैं 10th का पढ़ा दिया तो 11th-12th का भी इसको आता होगा। ठीक है, तो वो भाई रट के आता है, कहाँ से क्या आ रहा कुछ नहीं पता, और उनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं। स्पेशली कुछ चैनल्स हैं बिहार बोर्ड के, मैंने देखे हैं, जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर है और उनको मैथ का मौ तक नहीं आता, जो खुद मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, व्यूज के चक्कर में, पैसों के लालच में रट के पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। जो वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, स्पेशली अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो 11th-12th में, तो जिस भी बंदे से पढ़ रहे हो उसकी कम से कम MSc मैथमेटिक्स होनी चाहिए, तो ही आप उससे पढ़ो, और ना वो तो उसका कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं, वो आपके कॉन्सेप्ट को भी तहस नहस कर देगा। और जब बाद में आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना, तो फिर रोते ही रहोगे, 12th तो पास होना मुश्किल ही हो जाएगा फिर। ठीक, फिर आप चीज़ों को सिर्फ रटोगे, सीखोगे, समझोगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, जो भी ये चिन्ह लगा होता है ना, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, इसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, और x का मान बोला है कि 3 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, तो हमें दिखाना है कि x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर ये अवकलनीय नहीं होगा। तो
किसी भी पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है, किसी भी पूर्णांक पर अगर मैं 2 की जगह 3 4 भी कर दूं तो भी अवकलनीय नहीं होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ठीक है, ये अपना फलन दे रखा है और पहले वाले पॉइंट पे हम चेक करते हैं। ठीक है, x बराबर 1 पे चेक करते हैं, x बराबर 1 पर। ठीक है, सो यहाँ देखिए, जब भी 1 दिया है ना तो एक हम ग्राफ बनाएंगे 1 के लिए। x यहाँ लिख देंगे हम 1 और 1 यूनिट बढ़ा के यहाँ लिख देंगे हम 2 और 1 यूनिट कम करके यहाँ लिख देंगे x बराबर 0। ठीक है, सेम यूनिट बढ़ानी घटानी है। अब इसके दो नेबरहुड पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर हम। एक तो लेंगे x प्लस एच, और ये जो h है, जो डिफरेंस है, वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ। और इधर सेम डिफरेंस इधर ले लोगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x माइनस के h। ठीक है, ये ग्राफ बना लेंगे हम। x बराबर 1 पे हम चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पर। सूत्र क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस एच, 1 पे चेक करें ना, फंक्शन 1 बट्टे में h। अच्छा, फंक्शन मेरा क्या है, x है, तो x के जगह पे मुझे क्या रखना है, x के जगह पे मुझे 1 प्लस एच रखना है। 1 प्लस एच रख दिया, फिर क्या करना है, मुझे x की जगह पे 1 रखना है, रख दिया, बट्टे में h है। ये जो महत्तम पूर्णांक फलन का चिन्ह है, इसे हटाना होता है। ठीक है, ग्राफ में आ जाओ। हटाने के लिए हमेशा नेगेटिव बोल रहा हूँ, हमेशा बाईं तरफ देखना है। 1 प्लस एच कहाँ है मेरे भाई, 1 प्लस एच कहाँ है, ये जो मैंने x लिखा है ना, यहाँ पर x की जगह पर 1 कर लेना। x अपना पॉइंट अपने को दे रखा है ना, x अपना पॉइंट क्या है, 1 अपने को दे रखा है। 1, ये 1 प्लस एच है, ये 1 माइनस एच है, तो 1 प्लस एच 1 के बाउंड नेबरहुड में ले रहे थे ना हम, 1 के पड़ोस में, तो 1 प्लस एच इधर होगा, इधर 1 माइनस एच होगा, तो 1 प्लस एच के बाईं तरफ क्या है बाबू, 1 है। ठीक है, बाईं तरफ वाला ही लेना है। और 1 अगर एग्जैक्टली पूर्णांक है तो वही आता है, 1 का 1 ही होगा, बट्टे में है h, तो एक में से घटाएंगे 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 हो जाता है, h का मान रखने का चांस ही नहीं मिला, तो ये आ गया 0। राइट हैंड डेरिवेटिव अपना क्या आ गया, 0 आ गया। अब आ जाओ आप, अब आप निकालो LHD हो गया, LHD निकालो। ठीक है, LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 माइनस एच, फंक्शन 1 अपॉन में माइनस का h होता है। तो हमें क्या करना है, x की जगह पर 1 माइनस एच रखना है, 1 माइनस एच, और फिर x की जगह पे हमें 1 रखना है, रख दिया, बट्टे में है माइनस का h। महत्तम पूर्णांक फलन से बाहर निकालना है। 1 माइनस एच के बाई तरफ क्या है अपना, 0 है, क्या बाबू, 0 है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच के बाई तरफ है 0, एक का पूर्णांक एक ही होता है, माइनस के h, तो माइनस से माइनस कटेगा और यहाँ बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बट्टे h। h की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो ये एक है 0, एक है अपरिभाषित। क्या ये बराबर है, नहीं है, चूंकि LHD बराबर नहीं है RHD के, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, आंसर। ठीक है, जैसे हमने 1 के लिए चेक किया वैसे ही सेम टू सेम 2 के लिए भी होगा। तो मैं आपको अब 2 के लिए करके दिखाता हूँ। ठीक है, सेम चीज आ जाते हैं 2 पर, x बराबर 2 पर। ठीक है, थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं, ग्राफ। यहाँ लिखेंगे x बराबर 2, 1 यूनिट बढ़ा के लिख देंगे x बराबर 3, और यहाँ हो जाएगा घटा के लिखेंगे x बराबर 1। पड़ोस का पॉइंट लेना है हमें, इधर आ जाएगा 2 प्लस एच और इधर आ जाएगा 2 माइनस एच। ठीक है, चलिए सबसे पहले निकालते हैं RHD। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 पे चेक कर रहे हैं, 2 प्लस एच
फंक्शन 2 बट्टे में h। सूत्र अपना रखो, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे मुझे क्या रखना है, 2 प्लस h रखना है, 2 प्लस h रख दिया। फिर x के जगह पे मुझे क्या रखना है, 2 रखना है, रख दिया, बट्टे में क्या है अपना h, लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकालना है, 2 प्लस h के बाई तरफ क्या है अपना 2 है सिर्फ, और 2 का 2 ही होता है, एग्जैक्टली पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक का वही पूर्णांक होता है h। तो 2 से 2 घटाएंगे 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 ही होता है। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ LHD पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 2 माइनस h, फंक्शन 2 बट्टे में माइनस के h। आपको क्या करना है, x के जगह पे 2 माइनस h रखना है, रख दिया। फिर x के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, रख दिया, माइनस के h। 2 माइनस h को महत्तम पूर्णांक फलन से बाहर निकालोगे तो 2 माइनस ये है, इसके बाई तरफ क्या है अपना, इसके बाई तरफ अपना 1 है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ गया 1, 2 का तो 2 ही होता है, माइनस h, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 1 बट्टे माइनस h, माइनस से माइनस कटा, h के जगह पर 0 रखोगे, किसी के बट्टे 0 है वो होता है अपरिभाषित। आप खुद देखो, एक 0 है एक इन्फिनिटी है, क्या ये बराबर है, नहीं, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारी ये जो प्रश्नावली है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, नीचे लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, हम जाके देख सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अपने से नए वीडियो में। जय हिंद।